हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी को। एक एक करके हम लोग ऐसे ही सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अधिगम और अर्जन, भाषा का अधिगम और अर्जन। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे कि आखिर भाषा क्या है। देखिए, कह सकते हैं कि अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मानव जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। सामान्य अर्थ में मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम, जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे का विचार देख सुन सकते हैं और फिर उसको हम लोग बता भी सकते हैं, यही हमारा हो गया। इसी को हम लोग भाषा कहते हैं। देखिए, विस्तृत अर्थ में जो होता है भाषा को हम लोग ये बोल सकते हैं कि यह अभिव्यक्ति का माध्यम है, चाहे वो किसी भी तरह से अभिव्यक्त की गई हो उसको हम लोग भाषा बोल सकते हैं। जैसे अगर बिल्ली बोल रही है, म्याऊं म्याऊं बोलती है, तो उसको वो भी अपने तरीके से उसको अभिव्यक्त कर रही है, तो उसको भी भाषा बोला जा सकता है। या फिर जो पक्षी लोग कलरव करते हैं उसको भी भाषा बोल सकते हैं। कोई एक मूर्तिकार है, अपना मूर्ति बनाता है, या फिर कोई चित्रकार एक चित्र बनाता है, तो उसके माध्यम से भी वो अपनी बातों को अभिव्यक्त करना चाहता है, कुछ ना कुछ बताना चाहता है। तो ये भी एक प्रकार की भाषा ही है। लेकिन भाषाविदों के अनुसार ध्वनि संकेतों के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति को ही भाषा के रूप में मान्यता दी जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी चित्रकार ने कोई चित्र को बनाया, अपनी समझ से, अपने हिसाब से उसका जो भी भाव था उसने प्रस्तुत किया, लेकिन क्या देखने वाला भी उसको उसी रूप में समझ सकता है? जरूरी नहीं है, किसी को कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ में आएगा। तो इसी तरीके से इसे भाषा हम लोग नहीं कह सकते हैं। भाषाविद के अनुसार ध्वनि संकेत के माध्यम से, जिसका ध्वनि हो उसके माध्यम से अगर अभिव्यक्ति की गई है तो उसी को भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ तक हो गई बात। अब हो गया, हम लोग समझ गए कि भाषा क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट है भाषा के विविध रूप। देखिए, भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। पहला है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा यानी कि घर की भाषा बोल सकते हैं, जो कि पहली भाषा, बच्चा जन्म के बाद जो घर में हमारे घर में बोला सुना जाता है वो भाषा जो है उसी को हम लोग मातृभाषा बोल सकते हैं। घर की भाषा या फिर पहली भाषा, या और अर्थ में अगर बोले तो मातृभाषा यानी कि इस शब्द का ही मतलब है कि माता के, अपनी माँ के मुँह से हम लोग जो पहली जो भाषा सुनते हैं, जो भाषा हमारी माँ बोलती है उसी को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमने सुना है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, वो मातृभाषा हो गई। दूसरा है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी कि जिस भाषा को देश की अधिकांश लोग समझते व बोलते हैं, जिस भाषा को देश के अधिकांश लोग जो हैं वो बोलते भी हैं और उसको अच्छी प्रकार से समझते भी हैं, उसी को राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। भारत में राष्ट्रभाषा का, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, ये टाइपिंग में थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती ही रहती हैं। भारत में राष्ट्रभाषा का स्थान जो है वो किसी को भी प्रदान नहीं किया है। कोई भी भाषा हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा का स्थान किसी को दिया नहीं गया है, क्योंकि भारत जो है वो एक बहुभाषी देश है। हालांकि कई बार इस पर चर्चा भी हुई थी कि हिंदी को देश का राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। हमारा जो दक्षिण भारत है वहाँ पे ज़्यादातर लोग तमिल, तेलुगु ये सब भाषा बोलते हैं, हिंदी को कम समझा और बोला जाता है। तो इसलिए इस आधार पे हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान नहीं कर पाए। इसका बहुत विरोध भी हुआ कभी, क्योंकि इंग्लिश भी उतना ही ज़्यादा बोला जाता है, समझा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा है हमारा राजभाषा। राज्य के प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। अधिकांशतः उसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है जिसे राज्य की अधिकांश जनता बोलती व समझती हो। तो इस तरीके से हमारे देश की जो राजभाषा है वो कौन सी हो गई? हिंदी हो गई। साथ में इसमें इंग्लिश को भी चलते रहने की बात की गई है। इसके लिए संविधान में जो अनुच्छेद है वो 343(a) के अंतर्गत दिया गया है। जो भी बंद किए गए हैं ये 343(a) के तहत, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी चीज़ें इससे संबंधित जो भी है उसको हम लोग जब पॉलिटी या क्लास चलेगा उसमें समझेंगे कि अनुच्छेद कौन कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, क्या है। लेकिन अभी के लिए हमें बस इतना ही याद रखना है। तो यहाँ तक हो गई बात राजभाषा की। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा प्राचीन भाषा। प्राचीन भाषा मतलब हो गया कि जो भी प्राचीन समय में बोला वो समझा जाता हो जो भाषा, उसको हम लोग प्राचीन भाषा कह सकते हैं। जैसे कि संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया, तो ये सभी क्या हो गए? प्राचीन भाषा हो गए। अगला है पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज। जिस भाषा में विभिन्न देश एक दूसरे से विचार विनिमय यानी कि मतलब विचारों का आदान प्रदान या पत्र व्यवहार आदि, जैसे कुछ भी पत्र लेखन ये सब करना हो, दूसरे देश को हम लोग कुछ भी नोटिस वगैरह भेज रहे हैं या फिर दूसरा देश हमारे पास भेज रहा है, ये सब कर सकें तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। कि कोई ये तो एक भाषा होनी चाहिए ना, क्योंकि जितने भी देश हैं सबकी भाषाएं अलग अलग हैं और उस देश के अंतर्गत भी बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे हमारे भारत में ही ले लीजिए, कोई एक भाषा नहीं बोली जाती है। तो इस तरीके से हमें जब दूसरे देशों के साथ कुछ भी विचारों का आदान प्रदान करना हो या फिर पत्र लिखना हो तो किस भाषा में लिखेंगे? तो उसी के लिए इसमें ज़्यादातर इंग्लिश को मान्यता दी गई है। वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन इंग्लिश को मान्यता दी गई है। इसी के माध्यम से एक देश जो है वो दूसरे देश में विचार विनिमय करते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, हम लोग समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे।
अगला है हमारा विशिष्ट भाषा। यह भाषा जो है ये इसको व्यावसायिक भाषा भी कहते हैं, क्योंकि कोई विशेष व्यवसाय से जुड़े समूह के बीच में ही, यानी समूह के मध्य में ही यह भाषा प्रयोग में लाई जाती है। जो भी लोग विशेष किसी एक व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जैसे शिक्षकों का हो गया, वकील का हो गया, इंजीनियर का हो गया, डॉक्टर का हो गया, तो इनके मध्य में यह व्यवसाय से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्दावली होती है। जैसे कि हम लोग अपनी ही भाषा में ले लीजिए अधिगम। अधिगम क्या है? एक विशेष शब्दावली है जो कि शिक्षण से संबंधित है। वैसे ही इंजीनियरिंग से संबंधित भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो केवल उसी क्षेत्र में बोला जाता है। डॉक्टरों से यानी अगर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो उसमें भी उस तरह की शब्दावलियाँ होती हैं। राजनीति में भी ऐसी ही शब्दावलियाँ होती हैं जिनका प्रयोग केवल उसी के लिए किया जाता है। तो ऐसे ही इसी को हम लोग विशिष्ट भाषा कहते हैं, फिर इसको व्यावसायिक भाषा भी कहा जाता है। यहाँ तक हो गई बात। अगला है अपभाषा। अपभाषा ऐसी भाषा है जिसे समाज मान्यता नहीं देता, यानी कि एक टाइप से बोल दें कि इसका कोई मान्यता नहीं है, लेकिन साधारण लोग या फिर ये बोल सकें कि अशिक्षित लोगों में इसका ज़्यादा प्रचलन है, ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी कि मतलब जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है या मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये हो सकता है, कभी कभी लोग बोलते हैं खिल्ली उड़ाना, कचूमर निकाल देना। तो ये सब जो शब्द हैं, ये सब जो भाषाएं हैं, इसको समाज मान्यता नहीं देता है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात। ये हमने देखा कि भाषा के जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा त्रिभाषा सूत्र, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखिए, यह जो था वो स्कूलों में बच्चों को कौन कौन सी भाषा सिखाई जाए इससे संबंधित था, और इसका इतिहास भी काफ़ी लंबा है। जैसे राधा कृष्णन आयोग बना, उसके बाद मुदालियर आयोग बना, तो ये सभी ने इसके संबंधित विचार दिए थे। हालांकि जो विस्तृत विचार प्रदान किया था वो कोठारी आयोग 1964 और 66 में, जिसका गठन हुआ था, और 66 में जिसने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, इसके द्वारा बहुत ही विस्तृत रूप से इसका व्याख्या किया गया। तो हम लोगों को यही पढ़ना जरूरी है भाषा के अंतर्गत। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि इसके अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार, बच्चों को 3 भाषा पढ़ाया जाना चाहिए था। ये उसने अपने रिपोर्ट में कहा। जैसे पहला हो गया कंडीशन की जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जो जहाँ की जो मातृभाषा है या फिर पहली भाषा बोल सकते हैं वो हिंदी है, उस क्षेत्र में बच्चों को कौन कौन सी भाषा पढ़ाई जाए। तो पहला हो गया जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए वो हो गया हमारी मातृभाषा, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र है तो जो हमारी मातृभाषा होगी वो तो हिंदी ही होगी। यानी कि मातृभाषा का मतलब मदर टंग भी इसको बोलते हैं। दूसरा हो गया इंग्लिश, क्योंकि हमने मातृभाषा हमारी हिंदी है तो हमने इंग्लिश को तो पढ़ा नहीं, तो इसलिए दूसरा जो हमारा लैंग्वेज हो गया वो इंग्लिश हो गया। और तीसरा आधुनिक भारतीय भाषा, यानी MIL, यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। MIL का मतलब यही होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक सब्जेक्ट इसमें MIL के अंतर्गत कोई एक आपको चूज करना होता था। तो यही हो गया, ये हिंदी भाषा के लिए हो गया। ये जो कॉलम बना है ये वहाँ के उस जगह के बच्चों के लिए है जहाँ की मातृभाषा हिंदी है। और दूसरा है हमारा अहिंदी भाषी क्षेत्र, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है लेकिन जहाँ की मातृभाषा जो है वो हिंदी नहीं है, तो वहाँ पे पहला हो गया मातृभाषा, यानी मातृभाषा में अगर हिंदी नहीं है तो कोई भी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, उड़िया हो सकता है, कश्मीरी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहना नहीं है। मदर टंग कोई भी जो भी है आपका वो तो आप सीखेंगे ही। दूसरा हो गया हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा, ये अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, देखिए इसको ध्यान से समझना जरूरी है कि ये अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए है। और तीसरा हो गया हमारा आधुनिक भारतीय भाषा, यानी MIL, यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसमें इसके अंतर्गत इंग्लिश रख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश भाषा वाले क्षेत्र से हैं तो इंग्लिश नहीं रख के यहाँ पे कोई अन्य भाषा भी रख सकते हैं, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें से कोई एक भाषा आप रख सकते हैं। तो ये हो गई बात अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मातृभाषा, जो कि आपका जो भी आपका है। दूसरा हिंदी हो गया और तीसरा MIL हो गया, इसमें इंग्लिश या फिर कोई अन्य भाषा भी आप रख सकते हैं। अगर आपका मदर लैंग्वेज जो है ये यहाँ पे इंग्लिश है तो आप इसकी जगह MIL में कोई अन्य भाषा भी ले सकते हैं। तो ये हो गई बात, पहले हमने हिंदी भाषी क्षेत्रों को देखा, फिर अहिंदी भाषी क्षेत्रों को देखा। तो यहाँ तक हो गई बात। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था वो किस टाइप से वर्क करता है ये हमने देखा कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए क्या है और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए क्या है। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा अर्जन, यानी एक्विजिशन। यह क्या है? मतलब भाषा का अर्जन, अर्जित करना। यह एक अचेतन प्रक्रिया है, यानी कि आप जानबूझ के कुछ भी जाके कहीं से सीखते नहीं है। बच्चा जो है वो छोटा सा वो कहीं जानबूझ के सीखता नहीं है, यह एक अचेतन प्रक्रिया। वो सहज रूप से ही बच्चा जो है वो सहजता से अपनी मातृभाषा का अर्जन कर लेता है, उसको अर्जित कर लेता है अपने प्राकृतिक परिवेश से। जो भी उसका एनवायरनमेंट है, जो भी उसका परिवेश है, जो भी वो घर में सुनता देखता है, उस तरीके से उसका अर्जन कर लेता है, यानी प्राकृतिक परिवेश में भाषा का अर्जन कर लेता है। बच्चे को कुछ विशेष सिखाया नहीं जाता है, बल्कि वह खुद से ही यानी स्वयं से ही इसका अर्जन करता है। यह जो है यह संस्थागत नहीं होता। अर्जन की मुख्य बात यह है कि यह संस्थागत नहीं होता। इसमें कोई स्कूल वगैरह जैसी संस्था नहीं होती, कोई शिक्षक नहीं होता है, या फिर कोई नियम, भाषा संबंधी कोई नियम हमें बताने वाला नहीं होता है।
क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कोई व्याकरण संबंधी नियम थोड़ी ना बताया जाता है, या फिर वो इन सब के बिना भी अपनी भाषा, जो भी उसका मदर टंग है, जो भी उसकी मातृभाषा है, उसका ज्ञान तो वो प्राप्त कर ही लेता है। उसमें जो कुछ भी हो, टूटी फूटी भाषा में ही अपनी बातों को अभिव्यक्त करना तो सीख ही लेता है, बिना ही किसी व्याकरण के, बिना किसी नियम के, बिना किसी शिक्षक के, वो इतना तो सीख ही लेता है। तो इसी को हम लोग अर्जन बोलते हैं। यहाँ तक हो गई बात। यह क्या है? एक अचेतन प्रक्रिया है, और अपनी इस बच्चा जो है सहजता के साथ, मतलब बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, और बिना किसी शिक्षक के या बिना किसी संस्था के, वो खुद से ही इसका अर्जन कर लेता है। तो अर्जन क्या है, यहाँ तक हो गई बात। यहाँ तक हम लोग समझे। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा अधिगम यानी लर्निंग। तो लैंग्वेज का लर्निंग क्या है? सीखना। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब इसमें बच्चा जो है सक्रिय होकर स्कूल में जाता है या कहीं भी किसी शिक्षक के द्वारा वो सक्रिय होकर सीखता है। उसको व्याकरण संबंधी नियम सिखाए जाते हैं, कैसा हमारा गति होना चाहिए, कैसा आरोह अवरोह होना चाहिए भाषा में, क्या हमें बोलना है, सेंटेंस आपका पूरा कैसे होगा किसी भी भाषा का। तो ये सभी चीज़ें अधिगम के अंतर्गत आ गई। इसमें यह जो है ये चेतन प्रक्रिया है, इसको हम लोग जानबूझ के सक्रिय होकर बच्चा जो है उसको सीखता है। यह नियमबद्ध भी और संस्थागत भी होता है, क्योंकि जब बच्चा अपनी मातृभाषा के साथ टूटी फूटी भाषा बोलते हुए जब प्राथमिक स्कूल में जाता है, तो वहाँ पे उसको उसी के आधार पर, उसने जो मातृभाषा सीखा है उसी के आधार पर उसको कोई नई भाषा सिखाई जाती है, या फिर उसी को में कुछ परिमार्जित किया जाता है, ताकि उसका जो व्याकरण हो वो शुद्ध हो, या फिर लिखने संबंधी जो नियम है वो सब सिखाया जाता है। तो यह क्या है? संस्थागत है। लेकिन अर्जन क्या था? वो सहज रूप से स्वयं ही सीख रहा था, उसको कोई सिखा नहीं रहा था, वो खुद ही अर्जित कर रहा था। लेकिन ये अधिगम क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है, और इसमें क्या है? बच्चा एकदम सक्रिय होकर उसको सिखाया जा रहा है। इन संबंधी जितने भी व्याकरण संबंधी या फिर लैंग्वेज से संबंधित जो भी नियम है उसको बताया जा रहा है। तो ये हो गई अधिगम, यानी कि भाषा का अधिगम और अर्जन। इसमें क्या अंतर है? हमने देखा कि अर्जन जो था वो अचेतन प्रक्रिया था, और अधिगम जो है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है। अर्जन जो था वो संस्थागत नहीं था, लेकिन अधिगम जो है वो संस्थागत है। इसमें जानबूझ के बच्चे को सिखाया जाता है व्याकरण वगैरह, और उसमें ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता, बच्चा स्वयं ही इसका अर्जन कर लेता है। तो यहाँ तक हमने देखा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाषा के अर्जन या और लर्निंग के संबंधित, मतलब अधिगम के संबंधित जो भी नियम दिए हैं, चाहे वो जीन पियाजे के द्वारा हो या फिर चॉम्स्की द्वारा हो, तो जो भी कुछ बताया गया है उनके द्वारा, तो ये चीज़ हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।